अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज पर खुशामदीद। आज का ये शो जिसका नाम है कि आखिर ये मर्ज है क्या, ज़ियाबीतस क्या बला है, जानिए डॉक्टर जावेद इकबाल से। आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल। लेकिन पहले मैं आपको इनका तारुफ करवाती चलूँ कि डॉक्टर जावेद इकबाल जिन्होंने MBBS किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने FCPS भी किया हुआ है और एक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को ये लेक्चर्स भी देते हैं। और अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट हस्पताल में ये एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट में भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान से ये पिछले 15 सालों से वाबस्ता हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से, वो हम इंसुलिन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऑडियंस में इंसुलिन के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ और कुछ बुनियादी मालूमात की जो है वो कमी है, जिसे हम इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो अवेयरनेस आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और आइए बात करते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। सर, आज जो है वो आप हमारी ऑडियंस को जो है वो इंसुलिन के हवाले से हम चाहेंगे कि आप कोई बातचीत करें, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो एक मैं फेसबुक पे देख रही थी कि एक मैसेज आया हुआ था जिसमें एक रिक्वेस्ट थी ये कि डॉक्टर जावेद इकबाल के साथ जब आपका शो हो तो उसमें आप इंसुलिन का जो टॉपिक है उसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ सवालात भी हैं जो कि आज मैं पूछूंगी भी आपसे। वो जानना भी चाहती हैं और कहीं उनको इंसुलिन के हवाले से कुछ एक नई मालूमात भी मिली हैं जो हम आपसे कंफर्म करेंगे क्या वाकई में इस किस्म की भी इंसुलिन आ चुकी है पाकिस्तान में या अभी तक नहीं आई है। तो पहली आपसे बुनियादी मालूमात कि इंसुलिन है क्या, इस बारे में बताइए। मैं थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इंसुलिन के मौजू पे अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं और नाज़रीन से शेयर कर सकूं कि इंसुलिन असल में क्या चीज़ है। आप ये समझ लें कि जैसे जिस गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, इसीलिए इस तरह हमारी जिस्म को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए कुछ हार्मोन्स की और कुछ न्यूरोलॉजिकल कंट्रोल की ज़रूरत होती है। ऐसे हार्मोन्स जो कि ऐसे केमिकल होते हैं जो एक हदूदों से रिलीज़ होते हैं और जिस्म में अपना काम करते हैं और फिर जो उनकी रिलीज़ अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे होती रहती है और जिस्म का फंक्शन चलाने में मदद देती है। उन हार्मोन्स में से इंसुलिन और थायराइड हार्मोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हार्मोन शुरू में इंपॉर्टेंट होता है, बाद में इंसुलिन और थायराइड हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है ये लबलबा से रिलीज़ होता है। ये इसका काम ये है कि ये जिस्म में ग्लूकोज जो कि ब्लड शुगर कहलाता है उसको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जा के तवानाई में तब्दील करता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही या इंसुलिन अपना काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि उससे जिस्म के तवानाई बनने का प्रोसेस ख़राब हो जाएगा। अच्छा। और जिस्म जो है नतीजा निडाल हो जाएगा। तो इंसुलिन एक वाइटल हार्मोन है बॉडी का, जिसकी मौजूदगी के अंदर भी जिस्म के फंक्शन नॉर्मल रहते हैं और जिस्म तवाना रहता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाएगी तो आपको इंसुलिन को बाहर से रिप्लेस करना पड़ेगा। और अब ऐसी टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाई गई है जो ह्यूमन के अंदर जो इंसुलिन बनती है उसके बिल्कुल आइडेंटिकल है, यानी केमिकली वो उसके करीब करीब है। और उसको हम फिर बाहर से इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि वो इंजेक्शन की सूरत में इस्तेमाल होती है और बाकी हार्मोन्स कई ऐसे भी है जैसे थायराइड के हार्मोन है उनकी टैबलेट्स इस्तेमाल होती है, तो उनके बारे में तोहमात कम है, जबकि इंसुलिन के बारे में ज़्यादातर मिस पाए जाते हैं माशरे के अंदर। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इंसुलिन की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हमें बैरूनी इंसुलिन की जो है वो मदद लेनी पड़ती है और वो हम जैसे इंजेक्शन्स हो गए, इंसुलिन के टीके हो गए, या इंसुलिन के ज़रिए हम उस कमी को पूरा करते हैं। मतलब ये कि इंसुलिन नामी हार्मोन आप लोगों के लिए मुनासिब मिक़दार में बनना ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये मुनासिब मिक़दार में नहीं बनेगा तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, शुगर आपकी जो है वो ज़्यादा आएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसमें डॉक्टर साहब आपसे, जैसे आपने लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी ऑडियंस को बताया कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो क्या डिफरेंस है, जिसमें आपने बताया था कि टाइप 1 में जो है वो इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बनती और टाइप 2 में जो है वो इंसुलिन कभी ना कभी थोड़ी बहुत मिकदार में बन रही होती है। उसका फंक्शन सही तरह प्रॉपर नहीं होता, उसके रास्ते में रुकावटें होती हैं जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, यानी मुज़ाहमत का सामना होता है। सही।
क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या इंसुलिन की कोई 3-4 किस्में होती है या सिर्फ एक ही किस्म होती है इंसुलिन की? इसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम जिस्म की नॉर्मल फिजियोलॉजी को के ऊपर बात करें। ठीक है। आम फहम अल्फाज में आप ये समझ लें कि जिस्म में 2 हिस्सों में इंसुलिन की रिलीज़ होती है। एक ही लबलबा के सेल्स होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल्स में से इंसुलिन निकलती है, लेकिन उसकी फेजेस 2 होती हैं। एक फेज़ वो है जिसमें इंसान खाना नहीं खा रहा, उस वक्त बिल्कुल फ्री बैठा है, कोई खास एक्टिविटी भी नहीं कर रहा। इस स्टेट को जिसम को हम बेजल स्टेट कहते हैं, जो बीटा सेल के जरिए बनती है। बीटा सेल से बनती है। ठीक है। बीटा सेल से ही सारी इंसुलिन बनती है, लेकिन उसकी फेजेस 2 होती है सिक्रीशन की। अच्छा। एक फेज जब आप बिल्कुल कुछ नहीं खा पी रहे, जैसे आप सुबह उठते हैं आपके जिस्म को उस वक्त भी कुछ इंसुलिन जरूरत होती है। आप उस वक्त आपने कुछ भी नहीं खाया पी होगा, आप बिल्कुल 8 घंटे से प्यासे भी हैं और आपने कुछ खाया भी नहीं है, लेकिन फिर भी इंसुलिन आपको चाहिए। वो जो इंसुलिन निकलती है उसको हम बेजल इंसुलिन कहते हैं। ठीक है। और जब हम खाना खा लेते हैं तो उस वक्त ज़रा हैवी मिकदार में इंसुलिन चाहिए होती है। इसको हम बोलस इंसुलिन कहते हैं। ठीक है। ये बोलस इंसुलिन क्या करती है कि जो बोलस हमने लिया है, जो हमने खाना लिया है, जो फूड लिया है, उसमें से जो शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गया उसको नॉर्मल करने के लिए वो इस्तेमाल होती है। अब वो एक ही बीटा सेल है जिसमें से बेजल भी आ रही है और बोलस भी आ रही है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। इसको मैं और आसान कर दूं तो जैसे मैं बताता हूँ तो कि एक जगह से आप पानी लेते हैं टैप से, तो आप कई दफ़ा ये होता है कि आप इकट्ठा उसको खोलते हैं तो आप इकट्ठा पानी भर लेते हैं। दिन में 3-4 दफ़ा आप 3-4 बाल्टियाँ पानी की भर के घर में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप और एक बाल्टी को टैप के नीचे 24 घंटे रख दें तो उसमें देखेंगे कि एक कतरा कतरा गिरते गिरते 24 घंटे में आपके कुछ न कुछ पानी इकट्ठा हो जाएगा। उसको हम बेजल कहेंगे और जो हम इकट्ठा भर के ले जाते हैं उसको बोलस कहेंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि एक हैवी डोज हो गई और एक जरा नॉर्मल डोज में स्लो स्लो रिलीज होती रही। तो बेजल और बोलस ये नॉर्मल फिनोमेना में ये 2 रिलीज होती है। ठीक हो गया। तो नुकसानदेह क्या है इनमें से? मैं समझाता हूँ। जब हम इसको बाहर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो हमें इस तरह का कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा इंसुलिन का। एक इंसुलिन होंगी जो उस वक्त असर करेंगी जब इंसान खाली पेट होता है, और एक इंसुलिन होंगी जो उस वक्त असर करेंगी, फौरी असर करेंगी खाने के ऊपर। उनको ऐसी इंसुलिन जो फौरी असर करती है उनको हम बोलस इंसुलिन भी कहते हैं। वो खाने से आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले या 45 मिनट पहले लगाई जाती है। ऐसी इंसुलिन जो 12 घंटे या 14 घंटे असर रखती हैं और जिनका असर ज़रा लंबे अरसे के लिए होता है लेकिन वो खाली पेट को भी कवर कर जाती हैं, उनको हम बेजल कहते हैं। ये 2 मेन इंसुलिन जो हैं इस वक्त इस्तेमाल होती हैं। एक को हम सादा इंसुलिन कहते हैं या रेगुलर इंसुलिन, और एक को हम दूधिया इंसुलिन कहते हैं या NPH इंसुलिन कहते हैं। इनके मुख्तलिफ ट्रेड नेम्स हैं। आपने जैसे बात की कि मुख्तलिफ अक़साम अवेलेबल होती हैं, तो इनके मुख्तलिफ ट्रेड नेम्स होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये 2 इंसुलिन की इस्तेमाल होती हैं, एक सादा और एक दूधिया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो इंसुलिन है ह्यूमिलिन 70/30 ये बेजल में आती है या? अब आपने कहा ये 70/30, इसका मतलब इसका जो 70% पोर्शन है वो बेजल इंसुलिन है। उसका काम जैसे आपने सुबह ये लगाई है तो ये कोई उसका जो 70 वाला पोर्शन है वो 2 बजे से लेके शाम 6 बजे तक असर करेगा। वो 6 घंटे बाद असर शुरू करेगा और 6 घंटे असर रहेगा। ठीक है। उसका जो दूसरा हिस्सा जो 30% है वो आपका फौरी कि आप उसके आधे घंटे बाद नाश्ता करेंगे उसको कवर करेगा। ये एक मिक्सचर इंसुलिन है जो बेजल और बोलस का मिक्सचर है। ऐसे अफराद जिनका खाना पीने के शेड्यूल फिक्स है उनके लिए 70/30 इंतहाई मौजू है। देने में आसानी है, समझाने में आसानी है। मरीज़ एक ही अपनी वायल ले लेता है या उसको पेन के ज़रिए ले लेता है और उसके यूनिट्स कैलकुलेट करके डॉक्टर उनको दे देता है, वो सुबह शाम लगाते रहते हैं। तो ये उन अफराद के लिए बहुत अच्छी रहती है जिनके खाने पीने की शेड्यूल ज़रा फिक्स है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं जिक्र कर रही थी कि एक खातून ने जो है वो इनबॉक्स हमें किया मैसेज, उनका क्वेश्चन ये था, वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि रेगुलर इंसुलिन क्या है? रेगुलर इंसुलिन जैसे मैंने अर्ज़ की, ये जो बोलस इंसुलिन हैं जैसे सादा इंसुलिन इसको कहते हैं, पानी की तरह ये क्लियर होती है तो इसको हम सादा कहते हैं। ये दूसरा उसका जब 70% वाला पोर्शन आ जाता है तो फिर वो मिल्की कलर का होता है तो हम उसको दूधिया इंसुलिन भी कहते हैं। ये जो सादा इंसुलिन है ये
जब हम लगा लेते हैं तो उसकी कोई 30 to 45 मिनट के बाद जिस्म में जज़ब हो जाती है और ये अपना एक्शन शुरू कर देती है। कोई 1 घंटे में इसका असर शुरू होता है और फिर अगले कोई 6 घंटे तक इसका असर बॉडी में रहता है। इसका मतलब है अब अगर आप सुबह नाश्ते से पहले लगाएंगे तो 8 बजे 7:30 बजे लगाई है तो इसका मतलब है कि 12 बजे तक या 2 बजे तक जाके ये अपना असर बरकरार रखेगी। और 2 बजे का जो खाना मरीज खाएगा उसके लिए अलग से फिर दोबारा इंसुलिन का शॉट लगा लेगा। ये बोलस इंसुलिन की एक फॉर्म है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मज़ीद मैं इसमें जानना चाहूँगी अपनी ऑडियंस के लिए भी कि जैसे इंसुलिन लगाने के कुछ औकात भी मुकर्रर होते हैं ना, जैसे अगर मिसाल के तौर पे मेरी शुगर ज़्यादा आ रही है और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस टाइम आपने इंसुलिन नहीं लगानी, आपकी इंसुलिन जो है वो सुबह मॉर्निंग में एक लगेगी, एक रात को लगेगी, ठीक है। अब क्या होता है कि दिन में मेरी शुगर जो है वो ज़्यादा आ रही है, हालांकि मैंने सुबह नहीं लगाई इंसुलिन, दिन में ज़्यादा इंसुलिन वो शुगर आ गई। अब मैंने क्या किया कि अपनी ही मर्ज़ी से इंसुलिन लगा ली, वो जो सुबह वाली यूनिट्स लगाती थी। ये क्या हम इस तरह से कर सकते हैं? मिसाल ऐसे जैसे मैंने बताया कि बोलस इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन आपने पूछा था, रेगुलर इंसुलिन एक बोलस इंसुलिन है। उसने चूंकि जब लगाना है उसने उससे आगे वाले खाने को कवर करना है तो उसको खाने के साथ टाइमिंग करनी पड़ेगी और वो खाने से 30 to 45 मिनट पहले लगानी होती है। ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, मैंने अक्सर मरीजों से जब इंटरव्यू किया कि आप इंसुलिन कब लगाते हैं तो कहते नहीं, हमें डॉक्टर ने ये फरमाया था कि खाना सामने रखो और इंसुलिन भी साथ ही लगा के खाना खा लो। तो ये जो ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा एक्चुअली रेगुलर इंसुलिन के हवाले से ठीक नहीं है। रेगुलर इंसुलिन को 30 मिनट पहले लगाना चाहिए। ये हम जब पुराने ज़माने में जब ज़्यादातर लोग गांव में काम करते थे, हल चलाते थे और सुबह वो अपना चले जाते थे अपने काम पे, उनकी जो बीवियाँ हैं वो खाना बना के बाद में वहाँ पहुँचाती थी। तो ऐसे मरीजों को ये समझाने के लिए कहीं वो इंसुलिन लगा के खाना लेट हो जाए घर से तो ऐसा ना हो लो शुगर अटैक में चले जाएं। ऐसे मरीजों को हम समझाने के लिए आम डॉक्टर कह देते थे कि आप अपना खाना सामने जब आ जाए उस वक्त इंसुलिन लगाएं। लेकिन आजकल चूँकि जदीद दौर है और वो ज़माने भी ख़त्म हो गए पुराने और उस तरह का स्टाइल भी बदल गया, अब लाइफ स्टाइल ज़रा बदल गया है। तो अब तो आपको पता है कि लोग बर्गर भी खा लेते हैं मंगा के जब घर से भी खाना ना मंगवाए भेजे तो इसलिए अब ऐसा नहीं है। अब आपको 30 या 45 मिनट का गैप देना चाहिए खाने से पहले इंसुलिन रेगुलर लगाते हुए। और इसी तरह जो नई इंसुलिन आ रही हैं जिनके बारे में बात करते हैं तो उनकी टाइमिंग मज़ीद कम है, वो 15 मिनट पहले लगाई जा सकती है। तो ये है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो इंसुलिन आप करेंगे रात को लगानी होती है, रात को 10 बजे कई लोगों को हम एडवाइस करते हैं इंसुलिन लगाना। उस इंसुलिन का लगाने का मकसद ये होता है कि वो आपकी नाश्ते से पहले शुगर को कंट्रोल करे। अब जिस वक्त की शुगर ज़्यादा है उसी हिसाब से आपने इंसुलिन को बढ़ाना और घटाना होता है। ठीक है। तो इंसुलिन की अक़साम को मरीज़ को समझना ज़रूरी है, फिर उनके टाइमिंग समझना ज़रूरी है, उनके बढ़ाने घटाने के यूनिट्स मरीज़ को एजुकेशन उसके हवाले से लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं मुत्तफ़िक हूँ आपकी इस बात से जो आपने थोड़ी देर पहले की कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि खाना उनके सामने पड़ा होता है और साथ ही इंसुलिन भी रखते हैं कि अच्छा हम पहला नवाला लेने से पहले हम इंसुलिन लगाएंगे और फिर फ़ौरन ही हम पहला नवाला जो है वो खाने का ले लेंगे। तो ये इंतहाई गलत है। जैसे कि आजकल जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि इतनी तरक्की भी हो गई और जदीद इलाज भी आता जा रहा है। तो इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन की बात करें तो वो हमें जो टाइम डॉक्टर ने बताया उसी ही टाइम पे हमें वो लगानी है। और इसमें अगर हम इलाज को अपनी मर्ज़ी से लेकर चलेंगे तो उसमें फिर कुछ ना कुछ खराबियां आ सकती हैं, उसके नताइज जो है वो बेहतर नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलेंगे तो फिर उसके नताइज भी बेहतर निकलेंगे। तो इसी हवाले से फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन अभी चचा मियाँ जो है वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं सामने स्टूडियो में। ये चचा मियाँ भी आ ही गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। चचा मियाँ हम तो स्टूडियो में आ गए। आदाब, छोटों को बहुत बहुत प्यार और बड़ों को खालूस बरा आदाब, और आप दोनों को भी चचा मियाँ का आदाब।
वालेकुम अस्सलाम। आप तो आप ये आपने चचा मियाँ पे ही अटैक कर दिया आते ही। ठीक है ठीक है ठीक है। जी जी जी, आप तो अभी भी जश्न आज़ादी से ही नहीं निकले। हाँ, मैं तो आज थोड़ा थक भी गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? दुनिया जो है वो, मैं पाकिस्तानी 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाते हैं। ठीक है। मैं ये पूरा महीना ही मनाता हूँ। अच्छा। झंडियाँ लगाता हूँ, नारे लगाता हूँ। अभी तो मेरा पीछे गला बैठ गया था, अभी मेरा गला ठीक हुआ है। ओह अच्छा, आपने लगता है तो- फिर जश्न आज़ादी 14 अगस्त वाले दिन काफ़ी शोर मचाया होगा। बहुत शोर मचाया था और अभी ये शोर चल रहा है। ये शोर जो है ये लास्ट डेट तक, इस महीने के एंड तक चलेगा। अच्छा, मतलब कि पूरा अगस्त का महीना जी, आप जी। 14 अगस्त ही मनाते रहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा हर दिन जो है वो 14 अगस्त होता है। सही, ठीक। अगस्त जब आती है तो पहली से लेके एंड तक मेरा 14 अगस्त ही होता है। सही। तो पहले मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल जी, करने, बिल्कुल आप करें। नहीं, इससे पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अच्छा। चचा मियां जिंदाबाद। तो ये डॉक्टर साहब आपने खुश कर दिया। तो डॉक्टर साहब कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं जी, कुछ जी, करना चाहता था काफी। सवालात आपसे। मुतवज्जो होना पड़ेगा क्योंकि आपके सवाल तो काफ़ी मुश्किल होते हैं। हाँ मुश्किल होते हैं, लेकिन वो मुश्किल मेरे लिए ही होती है, किसी के लिए नहीं होती। अच्छा, तो पहला सवाल ये कि कल की बात नहीं, परसों की बात है, मेरे घर कुछ मेहमान आए थे, वही सफ़िया बतूल के रिश्तेदार। अच्छा। हाँ, तो उनमें से किसी को जिगर की बीमारी थी, किसी को गुर्दों की बीमारी थी और किसी को दिल की बीमारी थी, आँखों की भी थी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शुगर से ये बीमारियाँ हो जाती हैं? और दूसरी बात, क्या मुझे परहेज़ करना चाहिए जब ये लोग आएँ तो मैं निकल जाऊँ घर से, कि मैं बीच में बैठा रहूँ? ये ज़रा आप मुझे बताइएगा। इन चचा मियाँ का सवाल बहुत अच्छा है इस हवाले से कि नाजरीन इसमें से जो इसका मैं जवाब दूंगा उसमें से बहुत कुछ सीखेंगे। ज़ियाबीतस एक ऐसी बीमारी है जो उम्मुल अमराज भी उसको कहा जा सकता है, जो अगर जिस पे काबू ना पाया जाए, अगर उसके साथ उसके एजुकेशन हासिल करके उसको कंट्रोल ना किया जाए तो फिर वो बहुत सारी पेचीदगियों को जन्म दे सकती है। ये पेचीदगियाँ गुर्दों की बीमारी की शक्ल में भी हो सकती हैं, आँखों की बीमारी भी इससे जन्म ले सकती है जिसके हम रेटिनोपैथी कहते हैं, और फिर कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनके पाँव के तलवे पहले जलना शुरू होते हैं, फिर ऐसा ऐसा वो सोना शुरू हो जाते हैं, और फिर एक वक्त आ जाता है जब वो जूता उनका उतर जाए, तो जूता पीछे उतर जाता है, मरीज़ आगे चला जाता है, फिर दोबारा उसे आगे से कोई बताता है कि आप जूते के बगैर जा रहे हैं, तो फिर वो वापस जा के अपना जूता लेके आते हैं। इसका मतलब है उनके पाँव की सेंसेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसको हम ज़ियाबीतस न्यूरोपैथी या असाबी तकलीफ़ कहते हैं। असाबी तकलीफ़ एक तरह से टीसों की सूरत में और दर्दों और सुइयाँ चुभनी और जलन इस सूरत में नमूदार होती है, और ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट इशू है, क्योंकि जब एक दफ़ा न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है या असाबी तकलीफ डेवलप हो जाती है तो फिर उसके ऊपर कंट्रोल पाना मुश्किल हो जाता है। पीछे से हम शुगर कंट्रोल भी कर रहे हैं तो फिर भी प्रॉब्लम जो है उधर ही रहती है, और मरीज़ उस वक्त बड़ा बेबस फील करता है, डॉक्टर भी कई दफ़ा उसमें भी बेबस फील करते हैं। क्या हम इन सारी, इसी तरह जो ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की रेशो भी ज़्यादा है, और हार्ट अटैक की रेशो ज़्यादा सिर्फ नहीं है बल्कि अगर हार्ट अटैक हो जाए तो उसके साथ डेथ होने का ख़तरा भी ज़रा ज़्यादा है। तो ये जो सारी पेचीदगियाँ हैं इनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात इसमें ये है इसलिए कि अगर आप डे वन से अपने टारगेट्स के ऊपर, अपने अहदाफ के ऊपर नज़र रखें तो इन पेचीदगियों से बच सकते हैं। वो अहदाफ बड़े आसान से हैं, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन उसको डिफ़ाइन करती है हर साल। अब वो ये कहते हैं कि अगर आप अपना 3 महीने वाली एवरेज शुगर टेस्ट जो है HbA1c उसको आप 7% से कम रखें, 7% से कम, यानी कि 3 महीने की औसतन शुगर आपकी 150-140 से नीचे होनी चाहिए। ये एक औसत जैसे हम निकालते हैं शुगर वैल्यूज़ की। आपका ब्लड प्रेशर 130 से लेके 140 तक ऊपर वाला और नीचे वाला 80 से कम रहे, 140-80 से कम रहे,
आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो 100 और 70 मिलीग्राम से नीचे रहे। तो ये ABC ऑफ डायबिटीज़ भी कहलाती है, यानी A1C आपका ठीक हो, ब्लड प्रेशर सही हो, कोलेस्ट्रॉल सही हो, तो आप इन सारी पेचीदगियों को शिकस्त दे सकते हैं। आप ऐसे ही इतना ही रिस्क आपके अंदर आ जाता है जितना किसी नॉर्मल फर्द में, बशर्ते कि आप अपने टारगेट्स के मुताबिक चल रहे हैं। तो इसलिए चाचा मियाँ को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये अपने अहदाफ पे नज़र रखने की ज़रूरत है। आप अगर इन अहदाफ को हासिल कर लेते हैं तो आप ऐसे ही नॉर्मल हैं जैसे मिस इकरा। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये जब आप बता रहे थे तो मैं ये सब चीज़ें चेक कर रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे महसूस नहीं हो रहा था। तो मैं अभी भी अपने आप को फिट और बिल्कुल यंग तो मैं हूँ ही, यंग की तो बात ना करें। इसके मतलब मैं आगे जाके बात करूँगा। आप मुझे ये बताएं, क्या ये जिन लोगों को ये बीमारियाँ होती हैं उनके साथ बैठा जा सकता है, कोई उनके साथ मेल मिलाप रखा जा सकता है, या उनको कोई उनका ज़ियाबीतस कोई छूत की बीमारी नहीं है। अच्छा। जैसे शुरू में एड्स की बीमारी के बारे में भी लोग ये समझते थे कि ये छूत की बीमारी है। ये छूत की बीमारी थी। छूत की बीमारी खारिश होती है, स्केबीज। अगर आप किसी से हाथ मिलाएंगे और उसको पहले से स्केबीज है तो आपको भी खारिश लग जाएगी। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, मैं मुश्किल है। मैं क्योंकि जो होता है ना, मुझे दूर से बंदा देखता है, वो खुजली कर रहा है ना, कि अच्छा बाय, दूर से अल्लाह हाफिज़, हाँ अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ज़ियाबीतस के मरीज के साथ ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़ियाबीतस के मरीज को मरीज भी नहीं कह सकते। अगर आप वो अच्छा कंट्रोल्ड है तो आप उसको एक ज़ियाबीतस फर्द कहते हैं। आप उससे हाथ भी मिला सकते हैं, उसके साथ बैठ के फिक्की चाय भी पी सकते हैं। आप उसके साथ बैठ के ऐसी आइसक्रीम खा सकते हैं जिसमें शुगर ना हो, आर्टिफिशियल शुगर उसमें जिसे शुगर हो वो ऐसी आइसक्रीम खा सकता है। मतलब चचा मियाँ तो हर तरह की आइसक्रीम खा सकते हैं ना। चचा मियाँ बगैर मीठे की आइसक्रीम, बगैर मीठे की वाली, वो फिर ऐसी कोई इजाद करनी पड़ेगी हमें। शुगर फ्री आइसक्रीम। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे अफराद जो आपके घर में मेहमान आए हुए थे और वो ज़ियाबीतस अफराद थे, उनके साथ बैठ के आप गपशप कर सकते हैं, उनसे हाथ मिला सकते हैं, उनसे बगलगीर भी हो सकते हैं। इससे शुगर नहीं लाभ होती। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी बात इसमें मैं शामिल करता हूँ, क्या उनका जूठा खाना होता है कि अगर किसी गलती से खा लिया जाए तो उससे भी शुगर लग जाती है? वैसे तो किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ से ज़ियाबीतस लग सकती है। अच्छा। ठीक, जैसे एक मुसलमान का जूठा पानी पी सकता है, जैसे ये एक है, तो क्या मतलब इस तरह किसी का जूठा खाने से उससे शुगर नहीं लग सकती? शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है जी। तो मैं आगे करूँ कुछ, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी, चचा मियाँ तो हमसे बात करते रहेंगे, डॉक्टर साहब से भी अभी, चूँकि चचा मियाँ के और भी बहुत से सवालात हैं। स्टूडियो में आने से पहले चचा मियाँ मुझसे बात कर रहे थे कि मिस इकरा, आज जो है वो मैंने बहुत से सवालात हैं जो मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है इंसुलिन के हवाले से। तो मैंने कहा कि जब मैं आपको बुलवाऊँगी तो ज़रूर मौका दूँगी आपको पूछने का, और आप ज़रूर पूछेगा डॉक्टर साहब से। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, कोई 24 घंटे वाली इंसुलिन भी होती है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है। अब ये है कि 2005-07 के बाद से पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है इस इंसुलिन को। हम ग्लार्जीन इंसुलिन कहते हैं, और इसकी दूसरी फॉर्म भी आ गई जिसको हम डेटिमिर इंसुलिन कहते हैं। और ये दोनों इवेंटस फार्मा और नोवो नॉर्डिस वालों ने लॉन्च की हैं, और ये 24 घंटे में एक दफ़ा लगाई जा सकती है। ऐसे मरीज़ जिनकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा रहती है, नाश्ते से पहले वाली शुगर ज़्यादा रहती है, लेकिन उनके दिन के शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो, गोलियों के ऊपर कंट्रोल हो, उनके अंदर हम ऐड ऑन के तौर पे हम 24 घंटे में एक दफ़ा वाली इंसुलिन ऐड कर सकते हैं। उससे उनके नाश्ते से पहले वाले शुगर लेवल बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। और ये इंसुलिन लगाने के लिए मरीज़ को समझाना भी पड़ता है कि वो अपने फास्टिंग शुगर लेवल को देखता जाए और अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए इंसुलिन के यूनिट्स को घर में ख़ुद भी वो इजाफा करता जाए। तो ऐसी इंसुलिन बिल्कुल अवेलेबल है और पाकिस्तान में भी फ्रीली अवेलेबल है।
अच्छा अच्छा, ये जो आपने जैसे इंसुलिन का बताया है, क्या इसके साथ हमें फिर कोई दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है? जैसे होता है ना डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन भी लगा रहे हैं लेकिन साथ मेडिसिन भी ले रहे हैं। इसका आसान सा फॉर्मूला ये कि मरीज जो कुछ पहले मेडिसिन अपनी ले रहे हैं वो लेते रहेंगे। अब हमने सिलेक्शन करनी है ना ऐसे मरीज की, ऐसा मरीज जिसकी फास्टिंग शुगर ज़्यादा रहती है लेकिन बाकी लेवल्स काफ़ी हद तक ठीक है, कंट्रोल के अंदर आ रहे हैं, पैरामीटर्स के अंदर, उनको हमने इंसुलिन एक दफ़ा वाली इंसुलिन ऐड कर दी। उनकी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट जो पहले ले रहे थे किसी डॉक्टर से या आपके पास, वो चलती रहेगी और वो इंसुलिन का इजाफा कर लेंगे, उससे उनका फास्टिंग लेवल बेटर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, उनमें से एक 24 घंटे इंसुलिन जो काम करती है उनमें से एक डेटीमेर है जिसको इवन प्रेगनेंसी के अंदर स्टडी किया गया और अब मामला का वतीन उसको इस्तेमाल करती है और उससे कोई नुकसान तो नहीं, कोई नुकसान नहीं है बच्चे का। ठीक हो गया। और मेरा ख्याल है कि वो मेडिसिन की बजाय अगर इंसुलिन लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, या किस तरह से? मामला का वतीन में कुछ अर्से तक पहले तक ये बात आपकी सही है कि सिर्फ हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब एक मेटफॉर्मिन नामी मेडिसिन है जिसको गायनेकोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं, हमारे डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट और हमारे जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं ये सारे रिकमेंड करते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रेगनेंसी के अंदर भी। तो अब ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है मेटफॉर्मिन का और ये एक लॉन्ग एक्टिंग 24 घंटे वाली इंसुलिन का। सही। चाचा मैं आप कुछ पूछना हाँ, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता था। डॉक्टर साहब, ये जो इंसुलिन है जी जी, ये कहते हैं कि ये आखिरी इलाज है, आखिरी अच्छा, इलाज आपने है। सवाल पूछा कि क्या ये आखिरी इलाज है? क्योंकि वहाँ पे ना एक मैंने देखा एक बच्चा 2 साल से ले रहा है, एक आदमी को मैं जानता हूँ वो 25 साल से ये इंसुलिन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और एक गालिबन 35 साल से। तो क्या ये जो इससे क्या ये साबित होता है कि अगर आखिरी इलाज है तो ये क्यों अब तक फिर चल रहा है? आपने सवाल भी कर लिया, अंदर ही जवाब भी दे दिया। ठीक है, ये है आपकी असल में आपका फन और आपकी स्किल्स। बात ये है कि आपने 35 ईयर तक एग्जाम्पल दी है। रिसेंटली मैं 2 ऐसे पेशेंट से मिला हूँ। एक पेशेंट पिछले 64 ईयर से इंसुलिन लगा रहे हैं। 64 कितना होता है? उससे पहले एक फीमेल से मैंने पूछा कि वो कब से इंसुलिन लगा रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पिछले कोई 45 ईयर से इंसुलिन इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे ख्याल में पहले 45 वाला मेरे हिसाब से रिकॉर्ड था, लेकिन जब वो 64 ईयर वाले पेशेंट मिले तब वो रिकॉर्ड जरा आगे चले गए। और वो जो खतून जो इतने सालों से इस्तेमाल कर रही थी वो खुद इस वक्त 75 ईयर की थी, लेकिन चचा मियाँ मुझे वो 50 ईयर की लगी। वो मतलब उन्होंने अपनी सेहत इतनी मेंटेन की थी कि जैसे वो 50 ईयर की फीमेल हो। इसका मतलब है कि अगर हम इंसुलिन को प्रॉपर डोजेज में ले रहे हो, उसके साथ ब्लड शुगर कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी सेहत भी बहुत रहती है और आप सेहतमंद रहते हैं और आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती। उम्र भी छुपाई जा सकती है चचा इसके साथ। नहीं, उम्र तो है हमारी और बहुत आखिरी इलाज वाली जो बात है, देखिए इलाज जो होता है वो डॉक्टर की चॉइस से होना चाहिए। जो एक्सपर्ट आपको ओपिनियन दे रहा है, जिसके पास आप ओपिनियन लेने आए हैं, उसने जो आपको एडवाइस किया है वो असल में आपका इलाज है। वो ना पहला है ना वो आखिरी है। जैसे आप मुझे बताएं, जब आपकी आंखों का प्रॉब्लम हुआ था आप आई स्पेशलिस्ट के पास गए थे ना? बिल्कुल गया अच्छा, था। आई स्पेशलिस्ट ने आपको क्या कहा? उसने क्या एडवाइस किया, तजवीज़ किया? कुछ चीज़ें मुझे पढ़ाई, ठीक है, जो मुझसे नहीं पढ़ी गई। सही। फिर उसने वो चीज़ें रखी जो मैंने देख ली, कुछ नहीं देख सका, तो फिर ये उसने ऐनक जो थी ये मुझे अच्छा, लगा। आपने फिर पूछा कि ये आखिरी इलाज है क्योंकि आप रोज़ लगाते हैं? नहीं, मैंने नहीं पूछा ना? नहीं पूछा। इसलिए कि इलाज तो इलाज होता है, आखिरी और पहले का तो सवाल ही नहीं ना है। साइंटिफिक इलाज जो है वो पहला और आखिरी नहीं होता, इलाज होता है। तो इंसुलिन भी जब ज़रूरत होती है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो आपका इलाज होता है उस वक्त। वो पहला और आखिरी जो है वो नहीं होता। हाँ, अब इस बात को ज़रा और तरह ले लें। टाइप 1 डायबिटिक, उनके अंदर डे 1 से इंसुलिन इलाज है। डे 1 से एंड तक उनको इंसुलिन के ऊपर ही रहना पड़ेगा, डिपेंडेंट है। एक ऐसे अफराद हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनमें आप पेशेंट के साथ बैठ के उसकी ऑप्शन भी डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है वो पेशेंट खुद ही इंसुलिन लगाना चाहता हो,
और कई ऐसे पेशेंट हैं ज़रा इंसुलिन रिलेक्टेंट होते हैं, उनमें हम पहले मेडिसिन भी ट्राई कर लेते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी स्टेज क्या है, उनके लेवल्स कैसे हैं और उनका वेट कैसा, ये चीज़ है। तो इसलिए जब डॉक्टर आपको एक्सपर्ट डॉक्टर आपको रिकमेंड कर दे तो वो आपका इलाज होता है, वो आखिरी और पहला नहीं होता। ठीक है, यानी इंसुलिन जो है वो इलाज है। बिल्कुल। ठीक है। और हमें जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब हमें बुखार होता है और डॉक्टर साहब हमें कोई भी दवाई देते हैं तो हमें तो ये होता है ना कि किसी तरीके से बुखार उतर जाए तो फिर हम दवाई ले लेते हैं। हम ये नहीं देख रहे होते कि अच्छा ये आखिरी इलाज है या ये पहला इलाज है या किस तरह से, बस हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस तकलीफ में से खुद को निकालना चाहते हैं। तो अगर डॉक्टर आपको इंसुलिन रिकमेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको इस तकलीफ में से निकालने के लिए उस लम्हे इंसुलिन की जरूरत है। अगर आप अपने आप को तकलीफ में रखना चाहते हैं तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमें अपनी तकलीफ को कम करना है, तो इसलिए इंसुलिन जो है वो कोई आखिरी इलाज नहीं है बल्कि ये तो बहुत मुनासिब इलाज है। तो इसी के साथ नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त काफ़ी थोड़ा रह गया और बार बार मुझे जो है वो कहा जा रहा है कि प्रोग्राम जो है वो एंड कर दिया जाए क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह चुका है। तो मैं डॉक्टर जावेद इकबाल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज हमारे जो है वो इसमें ऑडियंस को इंसुलिन के हवाले से बताया। देना चाहिए तो मैं मैसेज देना बिल्कुल, आप दें मैसेज। मैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको मैसेज देना चाहूँगा, कोई इंसुलिन के खिलाफ अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखें। इंसुलिन एक ऐसी केमिकल है जो इंतहाई मेहनत और इंतहाई रिसर्च के बाद बनाया गया है और जिन साइंसदानों ने इंसुलिन को ईजाद किया, उसको दरियाफ्त किया, उसको इस्तेमाल में लाए, उनको नोबल प्राइज़ मिला क्योंकि उन्होंने इंसानियत की खिदमत की, तो इसलिए नोबल प्राइज़ मिला। नोबल प्राइज़ कोई गलत कामों पे तो नहीं मिलता। तो इसका मतलब है कि ये आबियात है और कुछ लोगों के लिए जो टाइप 1 है उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ी ईजाद के तौर पे इसको लिया गया है। तो इसलिए इसके खिलाफ बुग़्ज़ न रखा करें और जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो दवाइयों और इंसुलिन के मामले में अपने पहले तो आप डॉक्टर अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर लें, एक्सपर्ट डॉक्टर सेलेक्ट कर लें। जब आपने सेलेक्ट कर लिया फिर आप उस डॉक्टर की राय को मुकद्दम जानें। फिर आप रास्ते में रक्शे वाले से मत मशवरा करें कि डॉक्टर साहब ने मैंने इंसुलिन लिख दी है तो मैं किसी होर को भी खा लवांगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये सिक्का, ये क्या बात हुई? मेरे तो कई सवालात रहते हैं और आप प्रोग्राम बंद करवा रहे हैं। वो हम अपनी ऑडियंस के लिए जो है वो सवाल रखते हैं। चचा मियां ने स्टूडियो में आने से पहले एक सवाल मुझसे पूछा कि क्या मिस इकरा इंसुलिन लगाने से मोटापा हो सकता है कि नहीं हो सकता। वो तो बड़े चचा मियां तो डरे हुए हैं कि कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, मेरी खूबसूरती ना खत्म हो जाए। तो नाजरीन, आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मोटापा इंसुलिन पैदा करती है या नहीं करती? इसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप कमेंट्स में हमें ज़रूर दें और फिर अगले प्रोग्राम में, चूंकि हमारा आज इंसुलिन के ऊपर पूरी बात हो नहीं सकी, तो अगले हफ्ते की शब शाम 6:15 बजे हम दोबारा से आएंगे इस प्रोग्राम में और आपके इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे डॉक्टर जावेद इकबाल से। और साथ ही साथ ये जो इंसुलिन का सवाल आपसे मैंने पूछा कि क्या ये मोटापा पैदा करती है या नहीं करती, इसका जवाब भी हम डॉक्टर जावेद इकबाल से लेंगे अगले हफ्ते की शब को। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। आप चचा मियां आपका, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना अपना जो है कीमती वक्त में से हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी के साथ नाजरीन, खुदा हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए, हमारा पेज भी लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।